2 दिन बाद राधिका की शादी थी, लेकिन वो सिर्फ एक बात पकड़ कर बैठी थी कि उसे दहेज में सोने की वॉशिंग मशीन चाहिए, वरना वो शादी नहीं करेगी। राधिका बेटा, ये कैसी पागलों जैसी जिद करके बैठी है तू? अरे क्यों बेचारी को डांट रही हो? बेचारी हमारी इकलौती औलाद है। बेटिया तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए सोने की वॉशिंग मशीन जरूर ले आएंगे। राधिका के पिता उसी वक्त उठे और अपने सारे खेत उन्होंने बेच दिए। जो भी पैसे थे वो लेकर बाजार में इधर उधर सोने की वॉशिंग मशीन ढूंढने लगे, लेकिन किसी भी दुकान पर सोने की वॉशिंग मशीन नहीं मिली। तभी एक लालची व्यापारी ने उसे भांप लिया। अरे भाई साहब इधर आओ, क्यों इतना परेशान हो? क्या चाहिए आपको? हमको बेटी को दहेज में देने के लिए एक सोने की वॉशिंग मशीन लेनी है। पूरी मार्केट छान मारी, लेकिन कोई सोने की वॉशिंग मशीन बेच ही नहीं रहा है। लगता है इसका ऊपर वाला माला खाली है। इसे बेवकूफ बना देता हूँ और ढेर सारे पैसे कमा लेता हूँ। अरे क्या सोचने लगे चाचा? पैसे जमा कर दो, 2 दिन बाद तुम मुझसे सोने की वॉशिंग मशीन ले जाना। अब राधिका के पिता को थोड़ी शांति मिली। उसने पैसे जमा कर दिए और खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। इधर इस दुकान वाले चाचा ने एक लोहे की वॉशिंग मशीन के ऊपर गोल्डन का कलर चढ़वा दिया और उसे 2 दिन बाद वॉशिंग मशीन दे भी दी। 2 दिन बाद ही राधिका की शादी थी, तो वो बहुत ही खुशी खुशी सोने की वॉशिंग मशीन लेकर, जो कि असल में लोहे की थी, अपने ससुराल चली गई। उसके ससुराल के गांव में किसी के पास वॉशिंग मशीन नहीं थी, लेकिन राधिका ने अपनी वॉशिंग मशीन को ससुराल के बाहर रखा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, सुनो सुनो गाँव वालों सुनो, तुम लोगों को दूसरों के घरों में दहेज देखने का ज्यादा ही शौक रहता है ना? आओ देखो मैं क्या लेकर आई हूँ अपने मायके से। मेरे बाप ने मुझे दहेज में सोने की वॉशिंग मशीन दी है, सोने की। तुम लोगों ने तो जिंदगी में प्लास्टिक की भी वॉशिंग मशीन नहीं देखी होगी, है ना? राधिका की बात सुनकर वॉशिंग मशीन देखने पूरा गांव इकट्ठा हो गया। थोड़ी देर बाद उसके सास ससुर और पति विनोद ने उसे घर के अंदर बुला लिया। राधिका, अपनी सोने की वॉशिंग मशीन देखकर पूरे गाँव वाले हमसे जल रहे हैं। जिसे जलना है जलने दो, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है गाँव वालों को जलाकर। राधिका के ससुराल वाले भी थोड़े बुद्धू ही थे। सोने की वॉशिंग मशीन के चक्कर में विनोद भी इतना पागल हो गया कि अगले दिन वो अपने ऑफिस लंच टाइम पर पहुंचा। उसके बॉस ने उसे हड़का दिया। विनोद, तुमने मुझसे अपनी शादी के लिए 5 दिन की छुट्टी मांगी थी, लेकिन मैंने तुम्हें 7 दिन की छुट्टी दी, फिर भी तुम लंच टाइम पर आ रहे हो। पता है कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लटका हुआ है तुम्हारी वजह से। अगर काम करने का मन ना हो तो बता दो। अबे बुड्ढे, इतना भड़क क्यों रहा है? मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, समझा? तुझे पता है मेरे पास सोने की वॉशिंग मशीन है। अगर मैं उसे बेच दूं ना तो तेरी ये 2 कौड़ी की कंपनी चुटकी बजाते ही खरीद लूंगा और तुझे पियोन रखूंगा। नहीं करना मुझे तेरे यहाँ काम। विनोद उस नकली सोने की वॉशिंग मशीन के चक्कर में अपनी नौकरी पर लात मारकर चलाया, तो अभी तक उस नकली सोने की वॉशिंग मशीन के जरिए राधिका के माता पिता का घर बर्बाद हुआ, उनके सारे खेत बिक गए। वहीं दूसरी तरफ उसके ससुराल वालों का भी नुकसान हुआ। विनोद की नौकरी चली गई, लेकिन ये सिलसिला अभी यही नहीं थमा। करीब आधी रात में एक चोर उनके घर के अंदर घुस गया। किसी तरह एक बार ये सोने की वॉशिंग मशीन मेरे हाथ लग गई ना, फिर जिंदगी भर मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मैं चोरी करना भी बंद कर दूंगा, बता रहा हूँ। राधिका के ससुराल वाले खर्राटे मारकर सो रहे थे। इस बात का फायदा उठाकर चोर ने सोने की वॉशिंग मशीन चुपके से चुरा ली और वहाँ से भाग गया। चोरी के बिजनेस में भी इतनी लंबी ग्रोथ हो सकती है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। चल बेटा, निकलने से लेकर। फिर ये सब क्या हो गया? सोने की वॉशिंग मशीन के चक्कर में मैंने अपनी नौकरी पर लात मार दी थी, अब क्या होगा? सर पर हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, जल्दी चलिए पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं। हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। राधिका और विनोद तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने इंस्पेक्टर साहब को सारी बात बताई। ठीक है, मैंने आप लोगों की रिपोर्ट लिख ली है। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपकी सोने की वॉशिंग मशीन मिल जाए, ठीक है? अभी जाओ यहाँ से। विनोद और राधिका घर वापस आ गए। रात में जब थाने से सभी पुलिस वाले घर चले गए, तब वो पुलिस वाला, मेरी बीवी मुझसे बहुत दिनों से कह रही थी कि वॉशिंग मशीन चाहिए। मैं उसे हर बार मना कर देता था, लेकिन इस बार मैं अपनी बीवी को ये सोने की वॉशिंग मशीन ढूंढकर गिफ्ट कर देता हूँ, जिससे मेरी बीवी मुझसे बहुत खुश हो लेगी। अब उस पुलिस वाले ने सभी हवलदारों को हर नाके हर गली में तैनात कर दिया। उसने खुद भी दिन रात मेहनत की, यहाँ तक कि वो रातों में घर तक नहीं जाता था, और उसका परिणाम ये रहा कि कुछ ही दिनों में उसने उस चोर को सोने की वॉशिंग मशीन के साथ धर दबोचा। पुलिस वाले ने चोर को सलाखों के अंदर डाल दिया और सोने की वॉशिंग मशीन लेकर स्टेशन के बाहर आ गया। लेकिन चुपके से एक न्यूज रिपोर्टर उस पुलिस वाले को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। अब ये सोने की वॉशिंग मशीन मैं सरकार के हवाले नहीं, बल्कि अपनी बीवी के हवाले करूंगा। इस मशीन को मैं अपने घर ले जाता हूँ, किसी को रातों रात खबर नहीं लगेगी। उस पुलिस वाले ने वो सोने की वॉशिंग मशीन अपनी गाड़ी में रखी और वहाँ से चला गया। ये पुलिस वाला तो उस चोर से भी बड़ा चोर निकला। कल ये खबर पूरे शहर में सनसनी फैला देगी। राधिका और उसके ससुराल वाले उस वॉशिंग मशीन को लेकर अभी भी बहुत परेशान थे, लेकिन पुलिस वाले ने वो मशीन राधिका को ना देकर अपने घर लेकर चला गया। लेकिन अगली सुबह जब उस लोग सोकर उठे तो टीवी पर एक न्यूज चल रही थी। डीजीपी साहब भी वो खबर टीवी में देख रहे थे। जब पुलिस वाले ही सबसे बड़े चोर बन जाएं, तब हम इंसान भला उनसे क्या उम्मीद करेंगे?
ये वीडियो देखिए। गांव में किसी की सोने की वॉशिंग मशीन चोरी हो गई थी। उन बेचारों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस वाले ने चोर को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन वो मशीन ये इंस्पेक्टर अपने ही घर लेकर चला गया। इस पुलिस वाले को पुलिस महकमे में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर डीजीपी साहब को बहुत गुस्सा आया और उसे पुलिस की नौकरी से बर्खास्त कर दिया। अब तक उस नकली वॉशिंग मशीन की वजह से राधिका के मायके वाले, राधिका के ससुराल वाले तो बर्बाद हुए, वो चोर और पुलिस वाला भी बर्बाद हो गया। नौकरी जाने के बाद पुलिस वाले की बीवी बहुत परेशान हो गई। ये जानकर उसका पिता उसके मायके आया। उसका बाप कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने वो वॉशिंग मशीन राधिका के बाप को चूना लगाकर बेची थी। अरे बेटिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वॉशिंग मशीन तो जानी पहचानी लग रही है। ये वॉशिंग मशीन तो वही है जो मैंने उस लड़की के बाप को बेची थी। आज मुझे खुद पर शर्म आ रही है। चंद पैसों के लालच में मेरी वजह से न जाने कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए। उसी वक्त वॉशिंग मशीन वाले चाचा राधिका के बाप के घर गए और उन्हें सारा पैसा लौटा दिया। उसने न्यूज रिपोर्टर के सामने ये कबूल कर लिया कि उसने कोई सोने की मशीन नहीं बेची थी, बल्कि लोहे की मशीन पर गोल्डन कलर करके बेच दिया था। डीजीपी साहब, अगर मैंने सोने की वॉशिंग मशीन सच में चुराई होती तो मुझे लंबी सजा होती, पर लोहे की वॉशिंग मशीन चुराने की इतनी बड़ी सजा तो मुझे होगी नहीं। मुझे छोड़ दीजिए, आज के बाद मैं चोरी करना बंद कर दूंगा। डीजीपी साहब ने 2 दिन बाद उस चोर को तो छोड़ दिया, लेकिन तभी वहाँ पर वो पुलिस वाला हाथ जोड़ते हुए आया और तुमने जो हरकत की थी वो तो बहुत बुरी हरकत थी। इससे सारे पुलिस महकमे का नाम खराब होता है। ये तो अच्छा हुआ कि वो मशीन सोने की नहीं निकली, वरना तुम्हें कभी तुम्हारी नौकरी वापस नहीं मिलती। कल से ड्यूटी पर आ जाना। माफ करो ना साहब, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी मारे से। मैं अपनी बीवी की वजह से अपना पुलिस धर्म भूल गया था थोड़ी देर के लिए। तो जिस नकली सोने की मशीन की वजह से इतने घर बर्बाद हुए थे, अब सभी का घर फिर से आबाद हो गया, एक न्यूज रिपोर्टर की वजह से। सोनपुर गांव में केशव नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। मजदूरी का काम मिल जाए तो परिवार का पेट भर जाए, नहीं तो परिवार रूखी सूखी खाकर ही सो जाता था। एक दिन, सुनो जी, तुम एक काम क्यों नहीं करते? इस गांव में तो कोई काम मिलने से रहा। तुम वो पहाड़ी के पार वाले गांव में भी तो जाकर कोई काम ढूंढ सकते हो, शायद कोई काम मिल जाए। पर कमला, उस पहाड़ी का रास्ता बहुत खराब है, ज्यादातर सुनसान ही रहती है पहाड़ी। पर कुछ तो करना पड़ेगा जी, बच्चों को कब तक रूखा सूखा खिलाते रहेंगे? कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना जी। ठीक है कमला, मैं कल सुबह ही दूसरे गांव के लिए निकल जाऊंगा, ठीक है, ताकि समय से वापस आ सकूं। कमला अगले दिन केशव को कुछ भुने चने और गुड़ बांध कर देती है। सुनो, ये कुछ भुने चने और गुड़ लेते जाओ, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। केशव मजदूरी करने के लिए दूसरे गांव निकल पड़ता है। वो उस पहाड़ी के रास्ते चलता जाता है। आधे रास्ते चलने पर केशव थक जाता है। वो सोचने लगता है, थोड़ी देर यहीं इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। अरे कमला ने ये भुने हुए चने और गुड़ दिया था, थोड़े खाकर भूख मिटा लेता हूँ। केशव जैसे ही चने और गुड़ खाने लगता है, एक चींटी उसके पास आती है। भैया, क्या थोड़े से गुड़ और चने मुझे दे सकते हो? मैं और मेरी बहनें भूखी हैं। हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, ये लो, तुम इन गुड़ और चनों से अपना और अपनी बहनों का पेट भर लो। चींटी खुशी खुशी वो गुड़ और चने अपनी बहनों को खिलाती है। जैसे ही चींटियाँ गुड़ और चने खाती हैं, देखते ही देखते वो सब सुंदर परियां बन जाती हैं। केशव ये सब देखकर हैरान रह जाता है। शुक्रिया राहगीर, आज तुम्हारी वजह से हम श्राप से मुक्त हो गई। हम परीलोक से धरती पर घूमने निकली थी। इस पेड़ के नीचे एक महात्मा भोजन कर रहे थे। हमने भूल से उनके भोजन में कंकड़ फेंक दिए, जिससे उन्होंने हमें चींटी बना दिया और श्राप दिया कि जब तक कोई राहगीर हमें भोजन नहीं देगा, हम अपने असली रूप में नहीं आ पाएंगे। पर तुम इस पहाड़ी पर कैसे? यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। केशव परियों को सारी आपबीती सुनाता है, जिसे सुनकर परियां भी बहुत दुखी होती हैं। वो केशव से कहती हैं, तुम चिंता मत करो केशव, तुमने आज हमारी सहायता की है, इसलिए हम भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। ये जादुई चूल्हा है, इस पर बर्तन रखते ही ये जल उठेगा और तुम जो भी कुछ खाने को मांगोगे बर्तन में पक जाएगा। मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। जैसे ही तुम एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा बोलोगी, चूल्हा खाना पकाना रोक देगा।
केशव को जादुई चूल्हा देकर परियां अपने लोक में वापस चली जाती हैं। केशव वो चूल्हा लेकर खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। अरे तुम तो बहुत जल्दी वापस आ गए, और ये चूल्हा कैसा? अरे कमला रुको, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। तुम एक पतीली लेकर आओ। हाँ। कमला एक खाली पतीली लेकर आती है। केशव पतीली को जादुई चूल्हे पर रखता है और चूल्हा जल उठता है। केशव दाल बोलता है और पतीली दाल से भर जाती है। केशव एक एक करके चूल्हे पर बर्तन रखता जाता है और मिनटों में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर कमला और बच्चे बहुत खुश होते हैं। देखा कमला, मिनटों में सारा खाना इस चूल्हे पर तैयार हो रहा है। और कुछ चाहिए तो बोलो। बस बस, अभी इतना बहुत है हमारे लिए। ठीक है, मैं इस चूल्हे को अब बंद कर देता हूँ। एक थी दुल्हन, एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा। हाँ। केशव मंत्र बोलता है और चूल्हा बंद हो जाता है। अब केशव के परिवार को भूखा भी नहीं सोना पड़ता था। एक दिन, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक चाय का ढाबा खोल लें। इस चूल्हे पर चाय और पराठे बनाकर बेचा करेंगे। इससे थोड़ी कमाई भी होनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारी काम की तलाश भी बंद हो जाएगी। कह तो तुम ठीक रही हो कमला, बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक दुकान किराए पर ले लेता हूँ। जो पैसे आएंगे उससे किराया भी भर देंगे और घर खर्च भी निकल आएगा। केशव घर के नजदीक ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता है और जादुई चूल्हा रखकर चाय बनानी शुरू कर देता है। धीरे धीरे केशव का चाय नाश्ते का ढाबा चल पड़ता है। आने जाने वाले लोग केशव के ढाबे पर रुककर चाय पराठे खाया करते थे। जिन गरीबों के पास पैसे नहीं होते थे, केशव उन्हें मुफ्त में ही खाना बांट दिया करता था। उसे अपनी गरीबी के दिन याद थे। धीरे धीरे केशव की गरीबी की हालत में सुधार होने लगता है। एक दिन, अरे भाई केशव, कैसे हो? अरे मोहन, अरे तुम शहर से कब आए भैया? है गांव का तो रास्ता ही भूल गए लगता है। बस काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो तुम्हारी भाभी को यहाँ गांव में कुछ काम था ना, तो 2-1 दिन के लिए आए हैं। मैंने सुना है तेरे तो वारे न्यारे ही हो गए हैं। तूने ढाबा खोल लिया यार, जिसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है। हाँ मित्र, बस सब भगवान की कृपा है। बात कुछ और ही है। ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे सच का पता लगाना ही होगा। अगले दिन केशव ढाबे पर जाता है। मोहन भी उसके पीछे पीछे जाता है। अरे मोहन, अरे इतनी सुबह सुबह। मैंने सोचा कल वापस शहर जा रहा हूँ, तो आज तुम्हारे ढाबे पर ही चाय नाश्ता कर लूं, है कि नहीं? पता नहीं शहर से फिर कब आना हो। हाँ मोहन, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये भी कोई कहने की बात है। अरे तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय और पराठा लेकर आता हूँ ना। केशव ढाबे की रसोई में चला जाता है। मोहन केशव को छुपकर देखने लगता है। ये क्या जादू है? केशव ने इस चूल्हे पर पतीली रखी और खाली पतीली चाय से भर गई। अरे अब ये तवा रख रहा है। ये क्या, पराठा भी बन गया? ये तो कोई जादुई चूल्हा है। अच्छा तो ये बात है, तभी कहूँ ये रूखी सूखी खाने वाले ने ढाबा कैसे खोल लिया है? ये चूल्हा वैसे मेरे पास होना चाहिए, मैं इसे चुरा लेता हूँ। हाँ। शाम को जब केशव घर लौट जाता है, मोहन रात के वक्त चूल्हा चुरा कर पत्नी के साथ शहर भाग जाता है। केशव जब ढाबे पर आता है, चूल्हा गायब होता है। अरे कमला, कमला, अरे हमारा जादुई चूल्हा चोरी हो गया है। अब हम क्या करेंगे? कैसे पैसे कमाएंगे? सुनो जी, जो हो गया सो हो गया। इस बहाने हमें मार्गदर्शन तो मिला। अब आप एक नया चूल्हा लेकर इस ढाबे को आगे बढ़ाओ। देखना आपकी मेहनत रंग लाएगी। केशव एक मेहनती व्यक्ति था, इसलिए उसने फिर से एक नई शुरुआत की। उधर जब मोहन अपनी पत्नी के साथ शहर में अपने घर पहुंचा। जाओ शीला, एक खाली पतीली ले आओ। अभी तुम्हें इस चूल्हे का जादू दिखाता हूँ। जादुई चूल्हे, मुझे पुलाव चाहिए, पुलाव। चूल्हे पर बर्तन रखकर मोहन ने जैसे ही पुलाव बोला, चूल्हा जलने लगा और पुलाव बनता चला गया। मोहन चूल्हे को फूंक मार मार कर बंद करता रहा, पर वो बंद ही नहीं हो रहा था। अरे ये चावल बनने तो बंद ही नहीं हो रहे। अरे ऐसे तो पूरा कमरा भर जाएगा।
हम दोनों चावल के ढेर में दबकर मर जाएंगे। शीला क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो एक ही रास्ता है, इस चूल्हे को तोड़ दो। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं इस घटिया चूल्हे को तोड़ देता हूँ। मोहन गुस्से में चूल्हे को पटक कर तोड़ देता है। चूल्हे के 2 टुकड़े हो जाते हैं और जादू खत्म हो जाता है। चूल्हे की जगह मिट्टी का ढेर पड़ा रह जाता है। केशव को जादुई चूल्हे की मदद से काम मिल जाता है और वो मेहनत से पैसे कमाने लगता है, जबकि मोहन के हाथ में आकर जादुई चूल्हा मिट्टी हो जाता है। किस्मत भी उनका ही साथ देती है जो ईमानदार और नेक दिल होते हैं। चोर और मक्कार व्यक्तियों के